हाँ तो बच्चे आप सभी का स्वागत है हमारे इस जबरदस्त क्लास में। आज बच्चे हमने इंग्लिश में सबसे खतरनाक टॉपिक यानी जिसमें क्लास 10th के बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आती है वो टॉपिक है बच्चे रिपोर्ट और आर्टिकल। यानी बच्चे कहेंगे सर 23 तारीख को हमारा इंग्लिश का पेपर है और हमारा सारा पेपर बहुत अच्छे से तैयार है सर सिवाय रिपोर्ट और आर्टिकल के। सर अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब हमने जो पढ़ा कहीं उसके बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे। और सर हमें पता भी तो नहीं है कि हम कौन सा पढ़ें, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन बैंक भी उठा के देख लिया और उसके बाद किताबों में भी देखा, लेकिन इतना टफ होता है कि ये कभी याद ही नहीं होता। तो बच्चे आप सभी से मेरा वादा है कि बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपका केवल इसी एक क्लास से बच्चे ये 6 नंबर पक्के करा दूंगा, मतलब इसके बाहर नहीं जाने दूंगा। ये आपके बड़े भाई का वादा है, मतलब जो आज हमने क्लास में लिया इसके बाहर नहीं जाएगा। और बच्चे इतना आसान लैंग्वेज में मैं आपको तैयार कराने वाला हूं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक बार केवल और केवल इसे देखते चले जाओ, एक बार केवल देखते चले जाओ, क्लास में ही तैयार। ठीक है बच्चे, तो हमने 9 आर्टिकल लिए हैं बच्चे। ये इतना मैंने एनालिसिस किया है जैसे प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज आया है, कितनी बार कैसे आया, जो सबसे ज्यादा आया है उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। मतलब सारा एनालिसिस करके मैं बच्चे आपके ये सामने लेके आया हूं। ठीक है बच्चे, और अगर बाय द वे इसके बाहर आ गया तो हम कैसे क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चन को बच्चे, इस सारे वीडियो ये सारी समस्या का आपको इस वीडियो में समाधान मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हम जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं क्लास 10th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और आर्टिकल है ना, नाम तो अलग अलग है बट कंसेप्ट सेम है ना। लिखने में हमें लिखना है जैसे आर्टिकल लिखना है वैसे रिपोर्ट है ना। तो बच्चे ये क्या है, अब सारा पेपर जो है मतलब सारा आर्टिकल चाहे किसी भी सेट का आप देख रहे हो बच्चे इसके बाहर नहीं आएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, तसल्ली से बने रहना, क्योंकि अगर आप खुद से 9-10 आर्टिकल बच्चे याद करेंगे तो हो सकता है कि आपको 4-5 घंटे लग जाए और पढ़े तो भूल भी जाए। लेकिन बच्चे आपके बड़े भाई का वादा है कि अपने क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा, और अगर जाता है तो अप्रोच क्या लगेगा ये आपका बड़ा भाई आपको बताएगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और क्लास को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। बच्चे बात करना जरूरी होता है, भरोसा दिखाना, भरोसा जताना जरूरी होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपका बड़ा भाई सबसे पहले एग्जामिनर का फेवरेट। बच्चे एग्जामिनर को ना बड़ी मोहब्बत है मोबाइल फोन से, जैसा कि हमें और आपको है, ऐसे एग्जामिनर को भी इस टॉपिक से बड़ी ही मोहब्बत है। मतलब ये मोबाइल फ़ोन कैसे देता है ये बता दूं। मोबाइल फ़ोन के बारे में बच्चे ये मैंने तो ऐसे हेडिंग वाइज बना के रखा है, लेकिन एग्जामिनर ना बच्चों से खेलता है, बच्चों को डराता है। हाँ ना, बच्चे सोचेंगे सर ये इस बार कैसा ग्राफ टाइप का आ गया है, सर ऐसे सर्किल बना हुआ था, सर हमारे तो सांस फूलने लगे, सर बताइए अब हम क्या करें। तो बच्चे मैं हूं ना यार, तुम्हें डरना क्या है। इंग्लिश में किसी भी टॉपिक को लेके बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ये आपका बड़ा भाई है ना। चलिए बच्चे, हाँ तो ऐसे आता है, ऐसे रहेगा, ये ऐसे बीच में दे देगा एक सर्किल। हाँ ऐसे लिखा रहेगा बच्चे मोबाइल फ़ोन। क्या लिखा रहेगा बच्चे, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। स्मार्टफोन दे देता हूँ, सॉरी यार। अब बच्चे स्मार्टफोन ऐसे लिखा रहेगा, स्मार्टफोन ऐसे ये बीच में लिखा रहेगा। फिर उसके बाद में ऐसे बगल में और फिर 3-3 सर्किल, एक सर्किल इधर रहेगा, एक सर्किल इधर रहेगा, एक सर्किल इधर रहेगा। ये और बच्चे ऐसे करके फिर आते हैं, कहाँ गया ये, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। अब ऐसे करके वो आपको एग्जामिनर 6 हेडिंग देगा। मतलब जैसे इसके बीच में क्या क्या लिखा रहेगा जरा देख लेंगे। क्या लिखा है बच्चे, फोन कॉन्टैक्ट गूगल सर्च इंटरटेनमेंट। क्या लिखा है, फोन कॉन्टैक्ट गूगल सर्च और इंटरटेनमेंट, फोन कॉन्टैक्ट गूगल सर्च और इंटरटेनमेंट। तो ये 3 सर्कल में इधर करके दे देगा। और ऐसे फिर 3 सर्कल में बच्चे क्या क्या देगा, इधर आते हैं। हाँ बच्चे क्या देगा, शॉपिंग, साइबर क्राइम और हार्मफुल इंटेलिजेंसेस, यानी साइबर क्राइम, हार्मफुल इंटेलिजेंसेस और उसके बाद में साइबर, मतलब ये 3 हेडिंग इधर, 3 हेडिंग इधर। तो ये कुल मिला के कुछ और नहीं, ग्राफ नहीं है, तो इसको डरना नहीं है, इसको देख के बच्चे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ और नहीं है बल्कि ये आपके हेडिंग हैं। और सबसे बच्चे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका क्या है कि इसमें आपको ना हेडिंग दिया रहता है, मतलब हेडिंग आपको खुद से नहीं बनाने की जरूरत है, हेडिंग आपको दिया रहेगा। और हेडिंग दिया है मेरे भाई तो 5 से 6 हेडिंग या कम से कम 4 से 5 तो हेडिंग आता ही आता है। तो कहने का मतलब अब 1 2 3 4 5 6 टोटल हेडिंग कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 6 हेडिंग आ रहा है। और मेरा बच्चा अगर
एग्जामिनर आपको वहां पे देता है 80 से 100 वर्ड में लिखने के लिए, अगर क्या वो 80 से 100 वर्ड में लिखने के लिए देता है, और मैं कह रहा हूं कि 6 हेडिंग है, अगर हर हेडिंग में 15 वर्ड लिखें तो 15 छक्का 90। अब आप कहेंगे सर कोई क्या गिनने जाता है? नहीं, कोई नहीं गिनने जाता, बस आपको पेज ध्यान में रखना है कि 1 से 1.5 पेज में, क्या बच्चे, 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। और ये लगभग 80 से 90 बच्चे, ये 100+ वर्ड्स हैं, मतलब अगर आप अपनी कॉपी में इसको लिखते हैं तो लगभग बच्चे ये आपके 1.5 पेज के आर्टिकल हैं, बड़े आराम से 1.5 पेज में आपका ये आ जाएगा। मतलब ये मोर देन आपके लिमिट, मतलब आपके लिमिट से लगभग ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है। और इतना ईजी लैंग्वेज है, एक बार पढ़ा क्लास में ही तैयार। आपका बच्चे इस वजह से नहीं तैयार होता क्योंकि आप बुकिश नॉलेज की तरफ पढ़ते हैं, मतलब किताब वाला रट्टा मारते हैं, तो किताब में वर्ड जो है वो हार्ड दे रहते हैं, बट ये आपका बड़ा भाई आपके लिए बिल्कुल लल्लू वर्ड, बिल्कुल इजी वर्ड लेके आया है, ठीक है। बस केवल क्लास को एंजॉय करना, ठीक है बच्चे। चलिए, तो पहला है बच्चे, इसमें ऐसे देगा यूजेज एंड मिसयूजेज ऑफ स्मार्टफोन्स, या फिर केवल दे सकता है स्मार्टफोन के बारे में लिखो, ऐसे भी दे सकता है, या मोबाइल फोन के बारे में लिखो। तो क्या लिखा है? यूजेज एंड मिसयूजेज। अब बच्चे गलती क्या करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं, चलो अभी बता दे रहा हूं। बच्चे जानते हैं वो ऐसे सभी हेडिंग पे लिखते चले जाएंगे, लेकिन उसमें यूजेज और मिसयूजेज दोनों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है यूज हमें अलग कहीं हेडिंग बना के लिखना है, मिसयूज कहीं अलग हेडिंग बना के लिखना है। नहीं मेरे बच्चा, करना क्या है, एक ही हेडिंग में आपको यूज भी बताना है, जैसे फोन कॉन्टैक्ट का यूज क्या है, फोन कॉन्टैक्ट का मिसयूज क्या है, गूगल सर्च का यूज क्या है, और गूगल सर्च का मिसयूज क्या है ना। तो सारी बात हम लिखेंगे। मतलब अगर आप मेरे तरीके से लिखते हैं तो बच्चे आपको 6 में से 6 पूरा नंबर मिलने वाला है, एक भी नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, ठीक है बच्चे। अच्छा चलिए, तो क्या बच्चे, सबसे पहले हमें फोन कॉन्टैक्ट्स के बारे में लिखना होता है, ऐसे मतलब हेडिंग आपका आएगा। और बच्चे मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हर हाल में पढ़ के जाइएगा, आपको चाहे ये समझ में आए चाहे ना आए, बट आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर मेरा ना समझ में आए तो किसी बुक से पढ़ के चले जाइएगा, किसी टीचर से पढ़ के जाइएगा, बट इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो क्या बच्चे, फोन कॉन्टैक्ट के बारे में, फोन कॉन्टैक्ट्स में क्या, जैसे स्मार्टफोन हेल्प अस टू स्टे इन टच विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ये इसका यूज हो गया सिंपल सा। और चाहे तो इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्या बच्चे, स्मार्टफोन्स हेल्प अस टू स्टे इन टच विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब स्मार्टफोन, भाई यूज क्या है स्मार्टफोन, फोन कॉन्टैक्ट का, स्मार्टफोन हेल्प अस टू स्टे इन टच, मतलब स्मार्टफोन के जरिए से हम टच में रहते हैं, किसके टच में रहते हैं, विथ फैमिली, फिर फ्रेंड्स, और उसके बाद टीचर्स एंड आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में कई सारे लोगों से। तो बस ये हो गया। अब बच्चे ये इसका यूज होगा, आप कहेंगे सर ये तो बना के लिखेंगे, बच्चे रट्टा नहीं मारना है। आर्टिकल तैयार करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है पढ़ो, है ना, क्योंकि आप वहां अगर मान लिया गए तो एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप लिख रहे होंगे ना तो बहुत सारी चीजें होंगी कि आप आराम से लिखते चले जाएंगे, बट आपको लगेगा कि अगर मैं एक बार भी पढ़ा होता तो मैं इस आर्टिकल में बिल्कुल खूंटे गाड़ देता। तो वो चीज खूंटा गाड़ने का काम इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्या बच्चे, स्मार्टफोन हेल्प अस, स्मार्टफोन हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए बच्चे, टू स्टे इन कनेक्ट, मतलब क्या करने के लिए बच्चे, टू स्टे इन टच, मतलब टच में रहने के लिए, किससे, विद फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, है ना, और उसके बाद रिलेटिव्स एंड सोसाइटी, लो बन गया पूरा। तो स्मार्टफोन्स हेल्प अस टू स्टे इन टच विथ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, टीचर्स एंड सोसाइटी, लो तैयार। एक बार पढ़ा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और फिर उसके बाद एक बार इसको देख लिया करो। इतना समझ में आया? यानी कि स्मार्टफोन के जरिए से हम टच में रहते हैं अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, है ना, फ्रेंड्स के, टीचर्स से, और उसके बाद में अपनी सोसाइटी में जो हमारे और भी साथ वाले लोग होते हैं उनसे। बट क्या बच्चे, इसी का मिसयूज बताना है, बट अननेसेसरी कॉल्स एंड चैटिंग वेस्ट टाइम एंड डिस्टर्ब स्टडीज, यानी कि लेकिन अननेसेसरी मतलब अनावश्यक कॉल और जो चैटिंग होता है वो क्या करता है बच्चे, टाइम वेस्ट करता है और स्टडीज को डिस्टर्ब करता है। या इसको हम ऐसे भी बच्चे लिख सकते हैं, देखो बना के कैसे भी लिखे, बट मेनी पीपल या बट मेनी अदर पीपल, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिस यूज इट, मतलब मिस यूज करते हैं इसका, बाई डिस्टर्बिंग अदर्स, मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करके, किससे, आप कहेंगे सर बाई फेक कॉल्स, चैटिंग्स, है ना, मैसेजेस, है ना, अननेसेसरी मैसेजेस। तो अगर आप इसी में लिखना चाहें तो और बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10th में जब इतना बड़ा आर्टिकल हमसे एग्जामिनर कह नहीं रहा तो काहे हम अपना सर खपाएं, बस सिंपल सा। तो आप कहेंगे सर हाँ हमारा तैयार हो गया।
कि स्मार्टफोन्स हेल्प अस टू स्टे इन टच विथ फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, उसके बाद में टीचर्स एंड सोसाइटी मेंबर्स। हो गया इतना तैयार। बट अननेसेसरी कॉल्स, मैसेजेस एंड चैट्स क्या करते हैं बच्चे, वेस्ट टाइम, क्या करते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, एंड डिस्टर्ब स्टडीज, और पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं। तो देखो फोन कॉन्टैक्ट का यूज भी हो गया बच्चे, और फोन कॉन्टैक्ट का मिस यूज भी हो गया। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें अब रटेंगे नहीं, पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद नहीं। आगे बच्चे क्या है, गूगल सर्चेस, मतलब गूगल सर्च के क्या यूज है बच्चे और क्या मिस यूज है। इसमें जो लिखा है मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ो, हम खुद से अगर हमें लिखना हो तो गूगल सर्च हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। तो आप इसमें चाहे चैट जीपीटी के बारे में लिखते चले जाएं, या फिर परप्लेक्सिटी एक आया है उसके बारे में लिखते चले जाएं, या गूगल के बारे में लिखते चले जाएं कि गूगल सर्चेस हेल्प अस टू प्रोवाइड नॉलेज, क्या बच्चे, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, और जनरल नॉलेज, है ना, अबाउट द होल वर्ल्ड। वी कैन स्टडी अबाउट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि हम अपने घर पे बैठे बैठे कुछ भी इस वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। लो हमने इसका यूज बता दिया, अब इसका मिसयूज बताना है। बट मेनी अदर पीपल, या बट मेनी पीपल, या बट मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे लिख के, मेनी स्टूडेंट्स मिस यूज इट बाय क्लिकिंग फेक लिंक्स, है ना, एंड सर्च बैड थिंग्स, है ना बच्चे। तो ऐसे हमने इसके मिसयूज भी बता दें कि बहुत सारे लोग फेक लिंक्स और उसके बाद में दुनिया भर के और जो क्या होते हैं बैड थिंग्स, उनको इस पर सर्च करते हैं, देखते हैं, तो जिसकी वजह से उनके माइंड में निगेटिविटी जाती है। लो हो गया, बस इतना करना है। अब हम चाहे केवल गूगल सर्च के बारे में 80 से 100 वर्ड कह रहा, इस पे चाहे हम 80 से 100 वर्ड बना दें, इस पे चाहे 80 से 100 बना दें, लेकिन एग्जामिनर तो बड़ा सीधा साधा है, वो हमसे कह रहा है कि पूरा आर्टिकल मिला के 80 से 100 वर्ड बनाना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे क्या है देख लेते हैं, गूगल हेल्प्स अस, देखो इसमें भी था हेल्प्स अस, इसमें भी था, तो गूगल हेल्प्स अस। अच्छा बच्चे टेंस का ध्यान देना कि ज़्यादातर जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन से प्लूरल है तो इसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगा, बट यहाँ गूगल सिंगुलर था तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगा है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना, टेंस में कभी मिस्टेक मत करना। 10 वर्ड कम लिखना, जैसे 120 वर्ड में लिखना है आप 110 वर्ड लिखना या 100 वर्ड लिखना, बट ग्रामर में मिस्टेक मत करना। अदरवाइज एग्जामिनर का अगर निगाह चला गया कहीं पे भी किया, अगर आपने ग्रामेटिकली एरर किया है तो यानी 6 में से आपको वो 4 ही नंबर देगा, वो 2 नंबर आपका ग्रामर पे काट लेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई दो राय नहीं। तो बच्चे गूगल हेल्प्स अस, गूगल हमारी मदद करता है क्या करने के लिए, टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए बच्चे, फॉर स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज और स्टडीज के बारे में हमें बच्चे यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप कहेंगे सर गूगल हेल्प अस, गूगल हमारी मदद करता है क्या करने के लिए, टू फाइंड, यानी कि ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट जनरल नॉलेज एंड स्टडीज, है ना, जनरल नॉलेज या स्टडीज, मतलब आप कुछ भी ऐसे बना के लिख सकते हैं। फिर है हाउएवर, मतलब हालांकि, अब देखो यूज हो गया, इसी में मिस यूज, हाउएवर स्टूडेंट्स में सच यूजलेस, अब देखो इसी में कॉमा लगा के बैड और रॉन्ग कंटेंट, इसी में बनाना, आप बहुत चीज कॉमा वामा लगा के एंड एंड लगा के बना सकते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स में सर्च, यानी ऐसा भी होता है हालांकि कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें सर्च करते हैं यूजलेस चीज़ें, है ना, यूजलेस चीज़ें मतलब बेकार चीज़ें, बैड चीज़ें, और रॉन्ग कंटेंट मतलब और रॉन्ग चीज़ें। तो बस अब ये हमारी किस तरह से मदद करता है, देश दुनिया के बारे में जानने के लिए, जनरल नॉलेज के बारे में जानने के लिए। और कुछ बच्चे हालांकि क्या करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, अभी मैंने बताया कि भैया सर्च करते हैं यूजलेस थिंग, बैड थिंग और रॉन्ग कंटेंट। एक बार देख लो इसको बच्चे, दोनों को एक बार देख लेना, फटाफट एक बार देख लेना, सरसरी निगाह से देखो बच्चे, देखो फिर आगे बढ़े। हो गया, चलिए नेक्स्ट बच्चे इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट से भी क्या फ़ायदा होता है भाई, हम अपने फ़ोन में क्या देख सकते हैं, हॉट स्टार देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो, सीरियल, है ना, और भक्ति वाली चीज़ें देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो यही मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी कि बहुत सारा इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है थ्रू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के जरिए, लाइक इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोज, शॉर्ट्स, है ना, उसके बाद में क्या है बच्चे,
ड्रामाज है ना, बहुत सारे ड्रामाज आते हैं। तो ये देखो, ये इसका यूज़ हो गया, ये इसका क्या हो गया बच्चे, यूज़ हो गया। अब मिसयूज़ बहुत ज़्यादा देखने से, इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा देखने से इस पर क्या है, हमारे आँखों पे प्रभाव पड़ सकता है ना, ऐसे। अब देखना, और यह बहुत ज़्यादा देखने से बच्चे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है ना, तो ये चीज़ यूज हो गया, मिस यूज हो गया। स्मार्टफोन गिव अस, अब देखो प्लूरल में है, इस वजह से यस यस नहीं लगा। स्मार्टफोन्स गिव्स, यानी स्मार्टफोन देता है, क्या देता है बच्चे, इंटरटेनमेंट देता है, किसके थ्रू, यानी कि जरिए, म्यूजिक के जरिए जरिए, वीडियोस के जरिए, इवन गेम्स के जरिए भी, है ना बच्चे। इसमें बढ़ा के लिखना चाहे, है ना, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना, बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं। ये तो मैंने दिया है कि बस तुम्हें एक बार पढ़ना, और अगर इसको एक बार पढ़ लेते हो, ऐसे तैयार किया कि ये तो बच्चे मैंने लगभग 100 से 120 वर्ड में तैयार किया। अगर तुम इसको ना बनाने पे आ जाओ तो कम से कम 300 से 400 वर्ड बना ले जाओ, क्योंकि इतना ईजी लैंग्वेज मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो स्मार्टफोन गिव इंटरटेनमेंट, स्मार्टफोन गिव्स इंटरटेनमेंट किसके जरिए, थ्रू वीडियोज, है ना, वीडियोज, म्यूजिक, गेम्स, और उसके बाद मैंने तमाम बताया, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, है ना, और फिर उसके बाद में ड्रामाज, ऐसे तमाम सारे कुछ भी लिख सकते हैं, गेम्स। फिर क्या बच्चे, अब इसका मिसयूज क्या है, टू मच इंटरटेनमेंट, यानी ज़्यादा समय देने पे क्या होता है, मेक्स स्टूडेंट लेजी एंड एडिक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा समय देने से बच्चे क्या हो बन सकते हैं, लेजी बन सकते हैं, यानी आलसी बन सकते हैं, या फिर एडिक्टेड हो सकते हैं। एडिक्टेड मतलब होता है बच्चे आदी होना, या किसी चीज़ का लत लगना। जैसे हम किसी सीरियल को देखते हैं, किसी गेम को, बहुत बच्चे देखता हूँ फ्री फायर दिन भर खेलते रहते हैं, मतलब वो एडिक्टेड हो जाते हैं, वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो यही चीज़ है बच्चे कि स्मार्टफोन्स गिव इंटरटेनमेंट थ्रू म्यूजिक, वीडियोस, है ना, गेम्स, और तमाम सारी चीज़ें कुछ भी लिख सकते हैं, बता दिया। फिर उसके बाद में टू मच इंटरटेनमेंट, यानी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट क्या करता है, मेक्स स्टूडेंट लेजी, बच्चों को लेजी बना देता है, एंड एडिक्टेड, और क्या बना देता है बच्चे, एडिक्टेड कर देता है, मतलब आदी बना देता है। शॉपिंग के बारे में आते हैं, तो शॉपिंग हम भाई घर पे बैठे बैठे स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि शॉपिंग हमारे घर पे बैठे बैठे करने से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। क्या बचता है बच्चे, टाइम बचता है, और हम जितना मर्जी करें उतना कंटेंट देखें। जैसे हमको एक कपड़ा नहीं पसंद आ रहा, 1000, 2000, 3000 कपड़े हम पलट के देख लें। जैसे लड़कियों को तो जल्दी दुकान पे पसंद नहीं आता है ना, दुकान वाला भी परेशान हो जाता है, देवी चले जाओ, छुट्टी मिल जाए, तुमसे बहुत परेशान की है ना। और एक दुपट्टा लेने के लिए 100 दुकानें पलटवाती हैं, है ना, और उसके बाद उन 100 में से जाके कहीं 50 रुपए का दुपट्टा खरीदेंगी, और उसके बाद घर पे लेके जाएंगी, और 50 दुकान 100 दुकान देखने के बाद दोबारा फिर लाएंगे, भाई साहब आपका दुपट्टा मुझे पसंद नहीं आया, है ना। तो इस वजह से उनके लिए ये ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बढ़िया बनाया गया, उन महिलाओं को ही देखते हुए। यानी इस ऑनलाइन शॉपिंग का ना वही निर्माता होगा, यानी उसी ने ऐसी खोज की होगी जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा तंग हुआ होगा, है ना, उसी ने इसको लाया होगा कि भैया ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसे पूरा विश्व परेशान होगा, है ना। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं शॉपिंग में। अच्छा, नुकसान इसके क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर इसके नुकसान बहुत हो सकते हैं कि अगर फेक वेबसाइट का यूज़ कर लिया जाए तो हमारे पैसे चले जाएंगे, फ्रॉड हो सकता है ना, बस ये इसका मिसयूज हो गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, मैंने बताया था ऑनलाइन शॉपिंग क्या करता है बच्चे, टाइम बचाता है, सिंगुलर है इस वजह से वर्ब में यस लगा है। ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, यानी टाइम बचाता है, एंड इज़ वेरी कॉन्वेनियंट मतलब होता है बच्चे सुविधाजनक, मतलब हमारे घर पे ही लाके हमको सामान मिल जाता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, कॉन्वेनियंट होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स आवर टाइम एंड इट इज़ वेरी कॉन्वेनियंट, देखो बढ़ा के लिखना चाहिए, तो इट इज़ वेरी कॉन्वेनियंट, जैसे सेव्स आवर टाइम मैंने लगा दिया, एंड इट इज़ वेरी कॉन्वेनियंट, तो 3-4 वर्ड तो हम वैसे भी बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। तो ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम एंड इट इज़ वेरी कॉन्वेनियंट, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार क्या होता है, पीपल आर चीटेड, यानी कि लोगों को चीट किया जाता है ना, लोग लूटे जाते हैं, किसके द्वारा बच्चे, थ्रू फेक वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, मतलब किसी फेक वेबसाइट या फिर ऑनलाइन फ्रॉड में जब फंस जाते हैं तो देख लो। बट समटाइम्स पीपल आर चीटेड थ्रू फेक वेबसाइट एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, लो आपका बच्चे 4 तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहेंगे सर जी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं बट पीछे भूलते जा रहे हैं, मुझे पता है तुम भूल रहे हो, लेकिन बच्चे मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो इतना इजी लैंग्वेज मैंने यूज़ किया, तुम आराम से बना के लिख ले जाओगे, जो घर पे 10 बार रटते थे ना वो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अभी ये पढ़ा दूंगा एक बार, फिर आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, पूरा देख लेना, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप उस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। साइबर क्राइम तो सभी को पता है, क्या स्मार्टफोन्स आर यूजफुल फॉर ऑनलाइन वर्क, स्मार्टफोन क्या बच्चे
यूजफुल है ऑनलाइन वर्क के लिए, बट दे आर मिसयूज इन साइबर क्राइम्स, लेकिन इनका मिसयूज होता है साइबर क्राइम में। कैसे? लाइक हैकिंग, क्या हो जाता है बच्चे, हैक हो जाती हैं हमारे फ़ोन, क्या हो जाते हैं बच्चे, हैक हो जाते हैं। फिर है आगे नेक्स्ट, हैकिंग, चीटिंग एंड मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा। और उसके बाद में क्या हो जाता है, मतलब हमारा फ़ोन हैक हो जाता है और उसके बाद में हमको चीट किया जाता है और हमारा पर्सनल डेटा भी लीक हो सकता है ना। ये सब किस में आता है बच्चे, साइबर क्राइम के उसमें आता है, ठीक है, साइबर क्राइम के जरिए ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो स्मार्टफोन्स आर यूजफुल फॉर ऑनलाइन वर्क बट दे आर मिस यूज इन साइबर क्राइम, लेकिन ये साइबर क्राइम में मिस यूज होती है। कैसे बच्चे, लाइक हैकिंग, फिशिंग भी होता है, चीटिंग एंड मिस यूज ऑफ पर्सनल डेटा। एक बार इसको देख लो फटाक से बच्चे, साइबर क्राइम के बारे में देखो, फिर आगे बढ़े। हद से ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना हर हाल में। रटना नहीं है, आर्टिकल रटने वाली चीज़ नहीं है। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो जो आप इसको रटते हो, रटना बिल्कुल नहीं है, बस पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज़ है। बहुत बच्चे कहेंगे सर 9 हम रटे, रटना कहाँ है यार, बस पढ़ना है तो है। आगे नेक्स्ट, हार्मफुल इंटेलिजेंसेस, यानी कि इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो क्या है, ध्यान देना। स्मार्टफोन आर हेल्पफुल व्हेन यूज्ड प्रॉपरली, यानी फ़ोन जो स्मार्टफोन है वो कब अच्छे हैं, जब इसको प्रॉपरली यानी ढंग से यूज़ करें, है ना। क्योंकि बच्चे ये जो फ़ोन होता है ना, ये हमारा शत्रु भी होता है, हमारा दुश्मन भी होता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। आज हमारे देश में क्या, विश्व भर में लगभग हम कह सकते हैं 70% लोग फ़ोन के एडिक्टेड हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है वो हर कोई एडिक्टेड है, खाली बैठा है तो वो फ़ोन के साथ बिजी जरूर रहेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल टाइम वेस्ट करता है। क्या स्मार्टफोन्स आर हेल्पफुल, यानी कि हेल्पफुल होता है जब इसको अच्छे से यानी प्रॉपरली यूज़ किया जाए। एक्सेसिव यूज़ कॉज एडिक्शन, यानी बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब होता है बच्चे अत्यधिक या बहुत ज़्यादा यूज़ क्या करेगा बच्चे, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण एडिक्शन हो जाएगा, मतलब लत लग जाएगी। आई प्रॉब्लम यानी आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके बाद जो हमारा ध्यान है वो भी क्या होता है, भंग होता है ना। और हमारी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो स्मार्टफोन आर हेल्पफुल व्हेन यूज्ड प्रॉपरली। एक्सेसिव यूज में कॉज, यानी एक्सेसिव यूज की वजह से क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर टाइम वेस्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद में क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर। अब एक काम करो, अभी आपका हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ हो, बट बच्चे एक बार जरा पढ़ोगे फिर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ो तो जरा फटाफट पढ़ो बच्चे, मैं यही हूँ। मैं स्कोर चेक कर लूँ बच्चे, क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड कप चलता है ना, तो डेली मैच देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब तब तक देखो, मैं मैच थोड़ा सा देख लूँ 1 मिनट के लिए, स्कोर देखूंगा बस। हम्म बहुत सही। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट्स डाउन, ट्रेविस हेड गॉन, और कौन है, मिचेल मार्श गॉन। देखो मैं भी, मेरा बच्चे फ़ोन का एडिक्शन नहीं है, बट मेरा क्रिकेट का एडिक्शन है, बहुत तगड़ा वाला लत है क्रिकेट का। हो गया। आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो हम 3 ही हेडिंग पढ़ पाए। लिखने में मत बिजी होना, लिखने के लिए आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पढ़ लिए, चलिए अब बच्चे आते हैं नेक्स्ट, यानी को एजुकेशन। अब बच्चे अब बताओ, अगर वैसे पढ़ाना हो जैसे पहले होली दिवाली दशहरा इन सभी चीज़ों का आता था, अगर वैसे पढ़ाना हो तो आप बताओ कि कौन सा टीचर को एजुकेशन को पढ़ा सकता है। कोई नहीं पढ़ाता, किसी को थोड़ी ना लगेगा कि को एजुकेशन पढ़ के जाओ बेटा ये आएगा। बट अब ये मुझे कैसे पता चला बच्चे, मुझे भी प्रीवियस ईयर ही एनालिसिस करके पता चला है ना। तो इसलिए ये नहीं कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति होते, नहीं, हर टीचर चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर, तो वो प्रीवियस ईयर ही एनालिसिस करके पढ़ा सकता है। हाँ हो सकता है किसी का वैसे तुक्का लग जाए कि आ जाए, बट ऐसा है नहीं बच्चे, तुक्का उक्का किसी का जल्दी नहीं लगता, हर किसी को प्रीवियस ईयर ही एनालिसिस करके पढ़ाना पड़ता है
है ना। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये नहीं कि बेटा जो मैं बताऊंगा उसके बाहर नहीं आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देखा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछा गया मोबाइल फ़ोन और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा गया को एजुकेशन। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर उठाओ 3-4 साल का, ज़्यादा नहीं 2022 का उठाओ, तो सबसे ज़्यादा जो आया है आप उसको तैयार करो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को एजुकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको सर्किल में ही देखने को मिलेगा, है ना, ये भी सर्किल बना ही रहता है। तो बच्चे को एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में एक साइड लड़के बैठते हैं, एक साइड लड़कियां, तो मतलब एक इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा दी जा रही है, तो यही कहलाता है बच्चे को एजुकेशन। अब वहां बच्चे सोचेंगे सर ये को एजुकेशन क्या है, नाम ही नहीं सुने। अब तुमने को एजुकेशन सुन लिया, अब तुम बड़े आराम से बना के इस पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब कहाँ से लिख पाओगे, बट अब तुम समझ गए, है ना। जैसे कोई कोई स्कूल होता है कि बालिका इंटर कॉलेज, तो वहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बट अगर आपके स्कूल में लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ रहे हैं, आपके कोचिंग में लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड को एजुकेशन। अगर आपके स्कूल और कोचिंग में को एजुकेशन है, कमेंट में हमें बताइए हाँ सर हमारे यहाँ पे है। तो सबसे पहले बच्चे आएगा ऐसे को एजुकेशन, बीच में हेडिंग रहेगा, तो इसका मतलब को एजुकेशन का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो को एजुकेशन मीन्स, को एजुकेशन का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब को एजुकेशन मतलब को एजुकेशन मीन्स ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, यानी जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं इन द सेम स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग और कॉलेज, है ना बच्चे। तो ये चीज हमें लिखना है। एक मिनट रुक जाना बच्चे। हाँ, तो ये चीज समझ में आया ना बच्चे, कोई दिक्कत। को एजुकेशन मीन्स ए सिस्टम। अब देखो मेरे साथ साथ इसको बोलना, बोलो को एजुकेशन मीन्स, को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ए सिस्टम। किसका सिस्टम, एजुकेशन का। तो को एजुकेशन मीन्स ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब सिस्टम एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, मतलब लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते, कहाँ पे, इन द सेम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, है ना, इंस्टीट्यूट और बस हो गया, है ना। तो देखो को एजुकेशन का मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने बच्चे लिखा है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े उसका मैंने बच्चे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बताना कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे नो सर बच्चे कई काम साथ साथ में रहता है, ये मत सोचना सर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फ़ोन भी यूज़ करते। बच्चे मेरा दिन भर का काम है पढ़ाना, तो फिर मेरे से ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बिजी हूँ बस बच्चे, कोई बात नहीं, बने रहना। चलिए थोड़ा बहुत बस उतना तब तक आप पढ़ लिया करो। इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, क्या बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन मतलब को एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। तो को एजुकेशन प्रमोट्स इक्वलिटी, मतलब को एजुकेशन क्या करता है बच्चे, समानता प्रमोट करता है, मतलब समानता को बढ़ावा देता है। जैसे पहले के टाइम पे होता था कि लड़कियों को प्रोहिबिटेड, मतलब मना किया जाता था कि ना बेटा तुम नहीं पढ़ सकते, बट ऐसा आज नहीं है ना। सभी को समानता मिली है कि हाँ लड़के लड़कियां सब एक बराबर हैं। तो को एजुकेशन प्रमोट्स इक्वलिटी, किसके बीच में इक्वलिटी, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में। बताओ क्या इतना इजी लैंग्वेज आपके बुक में है, आप कहेंगे नहीं सर, इसी वजह से आपके क्लास में। तो को एजुकेशन प्रमोट्स, बोलो मेरे साथ साथ, को एजुकेशन प्रमोट्स इक्वलिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। लो तैयार। अब क्या करता है, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर फ्रॉम एन अर्ली एज, यानी कि ये हेल्प करता है बच्चों को, इट हेल्प्स स्टूडेंट, ये बच्चों को हेल्प करता है क्या करने में बच्चे, टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे टू नहीं लिखा है, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, है ना, एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को समझने में और आदर करने में बच्चे, फ्रॉम एन अर्ली एज, मतलब एक कम एज में, ठीक है बच्चे। बताओ समझ में आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर। चलिए हो गया। तो इसका मतलब को एजुकेशन का मतलब समझ में आएगा कि सर ये प्रमोट करता है इक्वलिटी किसके बीच में, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। और उसके बाद में इट हेल्प स्टूडेंट, ये बच्चों को मदद करता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में और रिस्पेक्ट करने में। तो रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, है ना, कब बच्चे, इन द अर्ली एज, है ना, मतलब बहुत कम एज में। इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लड़के और लड़कियां दोनों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे, ठीक है। तो को एजुकेशन बिल्ड कॉन्फिडेंस, मतलब को एजुकेशन क्या बिल्ड करता है बच्चे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्या बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, किसमें, इन गर्ल्स,
लड़कियों में, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती हैं, कहीं नई जगह पे जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, तो उस हेजिटेशन को भी रिमूव करता है एंड रिमूव हेजिटेशन। तो कोएजुकेशन बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है? आप कहेंगे सर कॉन्फिडेंस। किस में बिल्ड करता है सर? इन गर्ल्स। और क्या करता है? एंड रिमूव, क्या रिमूव करता है बच्चे? हेजिटेशन, मतलब हिचकिचाहट। और फिर क्या है? बॉयज लर्न्स गुड मैनर्स, डिसिप्लिन एंड कॉपरेशन। लड़के क्या सीखते हैं? लड़कियों का ये होगा, लड़के क्या सीखते हैं? लड़के गुड मैनर्स सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं और कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे का साथ देना, सपोर्ट करना। हालांकि ये चीज़ लड़कियां भी सीखते हैं, नहीं सोचो सर लड़के ही केवल सीखते हैं, तो लड़कियां भी सीखती हैं। स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स लर्न्स, बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे गुड मैनर, डिसिप्लिन एंड कॉपरेशन। हो गया सर, पढ़ लिया? हाँ, अब बना के लिख ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। फटाफट देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारेंगे। इट यूजेज, इसके यूज क्या बच्चे? इट क्रिएट्स ये हेल्दी एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ये क्या क्रिएट करता है बच्चे? एक हेल्दी एंड क्या बच्चे? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर व्यवहारिक, ठीक है। तो इट क्रिएट्स ये हेल्दी एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स लर्न टीम वर्क, यानी बच्चे क्या सीखते हैं? टीम वर्क सीखते हैं। क्या बच्चे? टीम वर्क सीखते हैं। शेयरिंग आइडियाज, और अपने विचार एक दूसरे से शेयर करना सीखते हैं। एंड सोशल बिहेवियर, और सामाजिक व्यवहार, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इट प्रिपेयर्स देम फॉर रियल लाइफ, यानी कि ये बच्चों को, को एजुकेशन जो है वो बच्चों को तैयार करता है। क्या, किस लिए तैयार करता है? यानी रियल लाइफ के लिए। ये स्टूडेंट लाइफ है, रियल लाइफ मतलब जब आप बड़े होके, है ना, गृहस्थ जीवन में जाते हैं, है ना, और उसके बाद सोसाइटी में जाते हैं, तो यही कहलाता है बच्चे रियल लाइफ। तो देखो, इट क्रिएट्स ये हेल्दी एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स लर्न, क्या सीखते हैं बच्चे? टीम वर्क सीखते हैं, शेयरिंग आइडियाज सीखते हैं, सोशल बिहेवियर सीखते हैं, और आप इसी में लिख सकते हैं एजुकेशन सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, तमाम कुछ भी लिख सकते हैं। इट प्रिपेयर्स देम, ये लोगों को, बच्चों को तैयार करता है फॉर ए रियल लाइफ। हो गया। आप कहेंगे सर इतना इजी आपको कहाँ से मिल गया? अरे भाई, हम लोग का काम ही है सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना। तो मेरा कोई क्लास में कहूँ कि बच्चे आपको मिलने वाला है तो उसका जबरदस्त तरीके से वेट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, इट्स मिसयूजेस। हाँ बच्चे, इसके मिसयूज भी है। मिसयूज मेरे से ज़्यादा आपको पता है ना, कि एक ही इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो कितना ज़्यादा मिसयूज भी होता है। हालांकि बच्चे आजकल इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स में लूज कंसंट्रेशन इन स्टडीज़, यानी कि समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं? अपना कंसंट्रेशन, पढ़ाई से उनका जो ध्यान होता है वो हट जाता है और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। बच्चे पढ़ाई से ध्यान हट जाता है और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इनडिसिप्लिन एंड अननेसेसरी अट्रैक्शन, देखो इनडिसिप्लिन मतलब अनुशासनहीनता, और अनावश्यक आकर्षण क्या करता है? में अफेक्ट एजुकेशन, उनका जो पढ़ाई होता है वो उस पर प्रभाव डालता है। तो मिसयूज में क्या होगा? समटाइम्स स्टूडेंट्स में लॉस देयर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद हाँ, कंसंट्रेशन इन स्टडीज। उसके बाद है बच्चे इनडिसिप्लिन एंड अननेसेसरी अट्रैक्शन में कॉज या इफेक्ट किस पे? ऑन स्टडीज। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन का मतलब सभी को पता है, उपसंहार, जो निबंध में, हिंदी निबंध में लिखते हैं। तो क्या है? को एजुकेशन इज यूजफुल इफ स्टूडेंट्स फॉलो डिसिप्लिन, यानी कि को एजुकेशन यूजफुल होता है अगर बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो करें। किसको फॉलो करें? डिसिप्लिन को फॉलो करें, यानी अनुशासन को फॉलो करें। विथ प्रॉपर गाइडेंस, यानी प्रॉपर गाइडेंस के साथ इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करता है? ये सहायता करता है। तो कहेंगे सर अब हम किसी भी हेडिंग में, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व अभी मैंने बताया कि ये प्रमोट करता है इक्वलिटी लड़के और लड़कियों में, और उसके बाद में ये एक दूसरे का, बच्चों को सम्मान करना सिखाता है, सोशल बिहेवियर सिखाता है ना। लड़के और लड़कियों पर प्रभाव क्या पड़ता है ये भी हो गया। यूजेस क्या है ना। तो बच्चे एक बार आप देख लो, एक बार देखो, फटाफट देखो, देखो, देखते रहो। वाह, 4 goes down the ground। देखो बच्चे तुम, देखते रहो बच्चे, फिर मैं कराता हूँ। चले, हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे भी बहुत आता है बच्चे, इलेक्शन सीन के बारे में। किसके बारे में बच्चे? एन इलेक्शन सीन, कि इलेक्शन का सीन क्या होता है। इलेक्शन का सीन, इलेक्शन के सीन पे मतलब कैसे एरिया में हमारे होता है, यानी कि
या जहाँ पे इलेक्शन हुआ, पोलिंग स्टेशन पे वहाँ का माजरा क्या था, यानी वहाँ पे कैसी सारी चीज़ें थी, सीन क्या था, बस वो बताना है। सीन का मतलब आप समझ सकते हैं दृश्य। तो टाइम एंड प्लेस पूछा जाएगा क्या, ये सब सारा हेडिंग दिया रहेगा, आप कुछ सोचना नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट ये रहता है जो हेडिंग दिया रहता है। तो बच्चे क्या है, टाइम एंड प्लेस। क्या है, बोलो मेरे साथ, टाइम एंड प्लेस, मतलब समय और स्थान बताना है। तो भाई समय आप कोई सा भी रैंडम सा बता सकते हैं ना, और उसके बाद कहाँ पे हुआ ये बताना है। तो द इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन मंडे, यानी मंडे को। तो द इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन मंडे। अब सुबह 7 से लेके शाम 5 तक यही टाइम होता है। तो फ्रॉम 7 AM to 5 PM, है ना, ये टाइम हो गया। अब प्लेस बताना है, तो एट द गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ आवर टाउन, है ना, मतलब जो आपके स्कूल में आपके गांव में सरकारी स्कूल होते हैं वहीं पे तो सबसे ज्यादा ये चुनाव होता है, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, उसी में। तो द इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन मंडे फ्रॉम 7 AM to 5 PM, है ना। अब कहाँ पे आप कहेंगे सर ये जगह बता रहे इस वजह से, एट द गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ आवर टाउन। अब ये लिखा है मैंने, तुम कुछ भी लिख दो यार अपनी मन से, है ना, हो गया। टाइम एंड प्लेस तैयार, कुछ नहीं पढ़ना आगे कुछ भी। द इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन मंडे, है ना, ये सब हो गया। हटाओ, आगे बढ़ते हैं। ये इसी तरह से पढ़ना है, बस पढ़ना है। सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन के आसपास का सीन क्या था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वहां पे सभी लोग लाइन में खड़े होंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, और उसके बाद में पुलिस की गाड़ियां, फोर्स की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, और पुलिस आर्मी खड़ी हो सकती है वहां पे, है बात सही ना, और बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है। बस ये होता है बाहर का सीन। तो वही कह रहा है कि सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, तो देयर वाज ए बिग क्राउड आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, बस हो गया तैयार। देयर वाज ए बिग क्राउड आउटसाइड, है ना, द पोलिंग स्टेशन। आप कहेंगे सर तैयार। वोटर्स वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज मतलब होता है लड़के कतार। वोटर्स वर, जो वोटर थे यानी मतदाता लोग, वो क्यूज में खड़े थे, मतलब लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे। तो वोटर्स वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, तैयार। पुलिस वर प्रेजेंट टू कीप पीस एंड ऑर्डर, यानी कि पुलिस थी वहां पे प्रेजेंट थी, यानी पुलिस, और आप लिख सकते हैं पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस, है ना, यानी कि वहां पे और भी कई सारे सिपाही और सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात थे, क्या करने के लिए, शांति और ऑर्डर बनाने के लिए। तो बस पढ़ लिया एक बार में, बस आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये आर्टिकल है, रटना नहीं है, अप्रोच सिखा रहा हूं। नहीं तो जैसे पहले याद कराता था बच्चे, इतना ये बोलो, यहां से यहां तक बोलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना है बस। नेक्स्ट, सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ्स, यानी पोलिंग बूथ के इनसाइड, यहाँ पे था अराउंड यानी बाहर, अब यहाँ पे बच्चे इनसाइड, अंदर का क्या सीन। तो भाई कुछ ऑफिसर्स बैठे होते हैं हमको गाइड करने के लिए, यानी वोटर्स को गाइड करने के लिए, और उसके बाद में सब लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब जाऊंगा, बस ये अंदर का सीन है। तो हम कहेंगे इनसाइड द बूथ्स, यानी बूथ के अंदर, एवरीथिंग वाज काम एंड ऑर्डरली, यानी सारी चीजें शांत थी, बिल्कुल क्या थी बच्चे, शांत थी और ऑर्डर में थी। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस से सारे काम चल रहे थे। वोटर्स वेटेड फॉर देयर टर्न, यानी कि जो वोटर्स थे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, एंड फॉलोड द रूल्स प्रॉपरली, और सारे रूल को फॉलो कर रहे थे प्रॉपरली। जैसे कि ऑफिसर बताता है यहाँ आओ, साइन बनाओ, अंगूठा लगाओ, उसके बाद वोट डालने जाओ, है ना, तो ये सारा चीज तो हो गया इतना तैयार। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाक से बच्चे। फिर क्या है, पोलिंग मेथड, यानी पोलिंग का तरीका, वोट डालने का तरीका क्या था। तो इसका मतलब ईवीएम से, तो ईवीएम पे या बैलेट पेपर होता है, बट ये आपके लिए आसान है। वोटिंग वाज डन, यानी वोटिंग कैसे हुआ, विथ द हेल्प ऑफ ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि वोटिंग कैसे हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के थ्रू हुआ, ठीक है। वोटर्स प्रेस्ड द बटन ऑफ दियर चूजन कैंडिडेट, यानी कि वोटर्स उस पर क्या करते थे, प्रेस करते थे, अपने कैंडिडेट को चूज करने के लिए वो क्या करते थे, उसके सामने वाला बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाते थे। तो वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वोटर्स प्रेस्ड द बटन ऑफ दियर चूजन कैंडिडेट। बताओ हो गया तैयार, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन के द्वारा वहां पे क्या सुविधाएं की गई थी, क्या बंदोबस्त किए गए थे। तो क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन मेड, यानी जो प्रशासन था उसने क्या किया, अच्छे अरेंजमेंट किए, अच्छे यानी गुड अरेंजमेंट। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्शन में कितनी ज़्यादा सुरक्षा होती है। सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी की व्यवस्था थी, है ना, एंड हेल्प डेस्क, और जगह जगह पे हेल्प डेस्क लगे होते हैं, है ना, जहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है ना, क्योंकि भाई हम लोग भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो हम लोग को ये सब बहुत अच्छे से पता है कि कैसे असिस्ट करना होता है, हम लोग भी हेल्प डेस्क पे बैठते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एंड हेल्प डेस्क वर प्रोवाइडेड फॉर वोटर्स, और वोटर्स के लिए क्या था बच्चे, हेल्प डेस्क लगा होता था जगह जगह पे।
अब आप एक बार केवल देख लो, और अगर एक बार देखने से ना तैयार हो ना तो आप वीडियो देख के चला जाओ, इसका मतलब समझ जाओ कि ये सर हमको पढ़ाने लायक नहीं है। आप कहेंगे सर हमारी किताब का ना, हमारी किताब इसका कम से कम 50 गुना टफ है, तो आपकी वीडियो को हम काहे छोड़ के जाएंगे। ठीक है बच्चे, देखो देखो फटाक से देखो देखो। हो गया, नेक्स्ट। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यहाँ पे केवल इंडिपेंडेंस डे भी दे सकता है या सेलिब्रेशन भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे रिपब्लिक डे दे सकता है और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी दे सकता है। तो कैसे भी आ जाए, कुल मिला के आप सारा हेडिंग लगभग लगभग सेम रहेगा, आप यही पढ़ के जाएंगे और इसी में से आप लिख देंगे। तो क्या बच्चे, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल बिल्डिंग की सजावट कैसे होती है इंडिपेंडेंस डे के टाइम, तो आप सभी समझ सकते हैं, तिरंगा लगा होता है, बैलून्स लगे होते हैं ट्राई कलर्स में, है ना, यही सारी चीजें। तो आवर स्कूल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, आवर स्कूल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, आवर स्कूल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, किससे, विथ ट्राई कलर्स फ्लैग, यानी तिरंगे झंडे के साथ में, है ना, बैलून्स के साथ में एंड पोस्टर्स के साथ में, और पोस्टर लगे होते हैं। तो आवर स्कूल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड विथ ट्राई कलर फ्लैग्स, है ना, उसके बाद में क्या बोलते हैं, बैलून्स, और उसके बाद में पोस्टर के साथ में। आगे, द होल स्कूल लुक्ड कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, यानी जो पूरा स्कूल था वो कैसे दिख रहा था, आप कहेंगे बिल्कुल कलरफुल, यानी रंगीन और आकर्षित दिख रहा था। हो गया तैयार। आगे, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, यानी कि ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण समारोह कैसे हुआ, तो द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 8 AM, यानी कि जो प्रोग्राम है ध्वज समारोह यानी ध्वजारोहण, हाँ ध्वजारोहण समारोह यानी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, वो कब स्टार्ट हुआ, तो द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 8 AM, है ना, 8 बजे। द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग, यानी कि स्कूल में भाई कौन सेलिब्रेट करता है, वो कौन होस्ट करता है, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, है ना, यानी ग्रेट रिस्पेक्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, गौरव के साथ, है ना। तो वर्ड लिमिट बढ़ाने का कोई टेंशन नहीं है, बस आप केवल ग्रामर सटीक यूज कर ले जाओ, तो बच्चे कभी भी इसका इशू नहीं आ सकता, वर्ड लिमिट का इशू कभी भी नहीं आ सकता, ये आपके बड़े भाई का वादा है। तो देखो हो गया तैयार, आप कहेंगे हाँ सर। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथेम, यानी राष्ट्रगान पूछेगा, वहां पे हेडिंग देगा सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथेम, यानी कि राष्ट्रगान। तो ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टूड इन अटेंशन एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टूड इन ए क्यू, ऐसे लिख सकते हैं कि सभी बच्चे और टीचर कैसे खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं, टीचर्स का ये कतार, बच्चों का ये कतार, है ना। तो ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टूड इन अटेंशन, या लिख सकते हैं इन ए क्यू विथ अटेंशन एंड sang द नेशनल एंथम, यानी कि राष्ट्रगान गाया। तो सभी बच्चे और टीचर्स स्टूड इन ए क्यू एंड अटेंशन एंड sang द नेशनल एंथम प्राउडली, और गर्व से उन्होंने राष्ट्रगान गाया। सिंपल, बिल्कुल इजी लैंग्वेज। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, और जो शास्त्रीय प्रोग्राम होते हैं, मतलब स्कूल में जो नाच गाना डांस ये सब होता है वही चीज। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, यानी बच्चों ने प्रेजेंट किया पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, मतलब पैट्रियोटिक मतलब होता है बच्चे देशभक्ति सॉन्ग, गाना, सॉन्ग और डांस, सॉन्ग मतलब गाना बच्चे, तो सॉन्ग, डांस और पोएम मतलब कविताएं, देशभक्ति कविताएं, गाने, नृत्य, ये सारी चीजें उन्होंने क्या की बच्चे, आप कहेंगे सर परफॉर्म किया। और उसके बाद में शॉर्ट स्पीचेस और छोटे छोटे भाषण भी दिए। ठीक है, द प्रोग्राम फिल्ड एवरी वन विथ पेट्रियोटिज्म, यानी कि और सारी चीजें, यानी सभी लोग कैसे बिल्कुल देशभक्ति से उस दिन भर जाते हैं, यानी उस दिन एक अजब सा, एक अजीब सा हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, और देश के लिए बहुत कुछ उस दिन लोगों के अंदर मन करता है कि हम ये कर दें वो कर दें, और दूसरे दिन से फिर झंडा लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने देश का सम्मान, अपने झंडे का सम्मान हर दिन हमें एक जैसे करना है। केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी का मोहताज नहीं हमारा तिरंगा झंडा, हर दिन सम्मान करना है। ठीक है बच्चे, चलिए देख लो इसको आगे। प्रिंसिपल स्पीच, भाई स्कूल में प्रिंसिपल का स्पीच भी होता है, भाषण भी होता है। तो द प्रिंसिपल गिव एन इंस्पायरिंग स्पीच, प्रिंसिपल ने एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया किसको, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी इम्पोर्टेंस इंडिपेंडेंस डे के महत्व के बारे में उन्होंने स्पीच दिया, है ना। एंड आवर ड्यूटीज
एज सिटीजन्स, और हमें क्या किया बच्चे, और हमारे ड्यूटीज़ के बारे में, हमारे ड्यूटीज़ के महत्व को हमको समझाया। तो हो गया तैयार। पढ़ना है, कहते सर ये तो हमारा तैयार नहीं हो रहा, तो पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है इसको, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और एक बार सारा मेरा पढ़ने के बाद जरा खुद से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम पूरा लिटरेचर पढ़ते हो, पूरा लिटरेचर 1 से लेकर 9 चैप्टर प्रोज, तब जाके 6 नंबर आता है। और ये आज केवल इस छोटी सी क्लास से बच्चे आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा। तो सारा प्रोज एक तरफ और ये आपका एक तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयों का बंटवारा। तो कैसे होता है, एट द एंड, एंड में क्या होता है, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि मिठाइयों का बंटवारा बच्चों और टीचर्स में होता है। देखो 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 बच्चे, आगे बढ़े, देख लो अच्छा। देख लो ये कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4, वाह। सोचो 4 आर्टिकल केवल आपका इतने देर में ही तैयार हो गया। टाइम कितना, 45 मिनट, और 45 मिनट आपको वैसे एक में लग जाता केवल, है ना। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, पढ़ लेंगे तो मुझे भरोसा है, रटना नहीं, अगर पढ़ भी लेते हैं मोटा मोटा तो आप आराम से वहाँ पे लिख ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। आप कहेंगे सर ये क्या, हम तो होली दिवाली तैयार कर रहे थे, यहाँ पे ट्रीज। हाँ बच्चे, प्रीवियस ईयर में ट्रीज भी बहुत बार पूछा गया है, यानी कि पेड़ों के महत्व के बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी पे जो ट्रीज हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पेड़ है तो जीवन है, लोग कहते हैं जल है तो जीवन है, मैं कहता हूँ बच्चे वृक्ष है तो भी जीवन है ना। मतलब जल का तो होना जरूरी है, जितना जल का होना जरूरी है उतना वृक्ष का होना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जल और हवा, भाई हमको ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ ही देते हैं। तो क्या है यही कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। दे आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। देखो कितना इजी लैंग्वेज में, बिकॉज दे हेल्प अस इन मेनी वेज, क्योंकि ये कई तरीके से हमारी मदद करते हैं। विदाउट ट्रीज लाइफ इज नॉट पॉसिबल, यानी कि बिना ट्रीज के, बिना पेड़ों के लाइफ पॉसिबल बच्चे नहीं है, ठीक। आप कहेंगे हाँ सर, बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज के टाइप्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक फ्रूट ट्रीज, शेड ट्रीज, यानी बहुत सारे होते हैं जो फलदार वृक्ष होते हैं, छायादार वृक्ष होते हैं, है ना। और उसके बाद में कुछ औषधि वाले पेड़ होते हैं, जैसे तुलसी उलसी हो गया, तुलसी हो गया, और जड़ी बूटी वाले, है ना। एंड टिम्बर, और उसके बाद बच्चे टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ियां देने वाले पेड़ होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना, उसका नाम सेखुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, सेखुआ। तो वो क्या है कि टिम्बर है, क्या है बच्चे, टिम्बर है, सेखुआ, है ना। फिर मैंगो, नीम, बनियान एंड टीक आर कॉमन एग्जाम्पल, जिसमें मैंगो, नीम ये सब क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है। तो कह दो ये वाला सर हेडिंग तो हमारा वैसे तैयार हो गया, ना भी पढ़े तो बना के लिख ले जाएंगे। अब इनकी बच्चे यूटिलिटी, यानी उपयोगिता, इनकी उपयोगिता क्या है। तो ट्रीज गिव अस, यानी कि ट्रीज हमें देते हैं, क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्या करने के लिए, सांस लेने के लिए। एंड प्रोवाइड शेड, और हमें छाया प्रदान करते हैं। दे प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि ये हमारी रक्षा करते हैं, किससे रक्षा करते हैं, गर्मी से, और बहुत ज़्यादा तेज हवाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनसे हमें बचाते हैं, यानी तूफानों से। तो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड शेड, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। हो गया, आप कहेंगे हाँ। तो बस बच्चे पढ़ना है। ट्रीज एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब बच्चे क्या होता है, पर्यावरण, यानी पेड़ और पर्यावरण। तो ट्रीज कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी कि जो पेड़ होते हैं वो पर्यावरण को क्लीन रखते हैं। तो ट्रीज कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी कि पर्यावरण को बच्चे साफ रखते हैं। दे रिड्यूस, यानी कि वह कम करते हैं, वह कम करते हैं, किसको कम करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। प्रिवेंट, यानी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा के कटाव को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। यानी कि जैसे मान लिया जाए पानी बरसता है तो क्या होता है, मिट्टी बहने लगती है, तो भाई उनके जो जड़ होते हैं, बाहर निकले होते हैं, वो क्या करते हैं, रोकते हैं मिट्टी के बहाव को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
एंड हेल्प इन रेनफॉल, और रेनफॉल में मदद करते हैं। जैसे मान लिया जाए हल्की फुल्की बारिश हो रही है ना, तो हम पेड़ के नीचे आराम से खड़े भी हो जाते हैं कभी, लेकिन ज़्यादा बारिश हो तो नहीं खड़े हो पाते। तो यही है, ट्रीज कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। ये क्या करता है बच्चे, रिड्यूस करता है एयर पॉल्यूशन को, मतलब वायु प्रदूषण को ये कम करता है, और उसके बाद में प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकता है, और उसके बाद में एंड हेल्प इन रेनफॉल, और बारिश के टाइम पे ये हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स दे गिव, और ये हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं, तो बच्चे ये हमें देते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, वुड, रबर, ये तो सब सभी को पता है, पेपर, कागज़, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, फ्यूल मतलब ईंधन। हो गया तैयार, ये तो सिंपल है, सबसे आसान, सबसे आसान कहेंगे सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, जो ट्रीज है उसका ह्यूमन हेल्थ से किस तरह से नाता है, तो ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश एयर, यानी कि बिल्कुल ताज़ी हवा हमको प्रदान करते हैं। जब आप कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको ये जरूर बोलता है कि ताज़ी हवा में घूमो, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड पीसफुल सराउंडिंग, यानी पीसफुल शांति वाला एरिया हमको प्रदान करता है। दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड कीप अस हेल्दी, यानी कि ये मदद करता है कि हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करने में। जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं सुबह सुबह जाके बिल्कुल ठंडी हवा में, है ना, बिल्कुल फ्रेश एयर में बैठ के, तो ये क्या करता है, इस हमारे माइंड से स्ट्रेस को क्या करता है बच्चे, रिमूव करता है। तो दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड कीप अस हेल्दी। आप कहेंगे सर तैयार। नेक्स्ट, आवर इंप्रेशन, हमारा इस पे क्या प्रभाव है, तो ट्रीज आर ये प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत क्या बच्चे, सबसे प्रीसियस, सबसे कीमती गिफ्ट है हमें, जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, और इसको बेच के हम पैसा कमाने में लगे। सोचो, भगवान ने दिया फ्री में और हम क्या करते हैं, इसको बेच के खुद पैसा कमाते हैं, और इसकी वजह से सारा वो ऐसी तैसी होते जा रहा है ना, सारे पर्यावरण का। वी शुड प्लांट, हमें क्या करना चाहिए बच्चे, प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए, मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। देखो एक बार इसको देखो, क्योंकि साथ साथ ही बच्चे तैयार करना है। ठीक है, हो गया, कितना बच्चा है, ए विजिट टू ए जू, अर्ली राइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। चलिए, तो बच्चे ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, रफ क्या, ये कंप्लीट है ना, इतना ही पढ़ लेते हैं, तो बस इतना भी लिख देंगे तो आपको बढ़िया पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक लैंग्वेज, बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज़ किया है, और इजी लैंग्वेज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके यूज़ करो, क्योंकि उससे एग्जामिनर को समझ में आता है और वो बढ़िया आपको नंबर देता है। अब बच्चे इसमें ना मैं आपको सबसे काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें सभी में हो सके तो आप मोबाइल फ़ोन के बारे में एक कोई छोटा सा बढ़िया ब्रैकेट लगा के, या फिर ऐसे ही कोई वो बना के, रेक्टेंगल बना के, कोई छोटा सा मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख दे कि मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट वीपन, है ना, टू विजिट द इंटायर वर्ल्ड, ऐसे कोई मोटिवेशन, ऐसे कुछ भी मोबाइल के बारे में कुछ भी कोट लिख दें, मतलब कह सकते हैं उससे एग्जामिनर का इंप्रेशन बढ़ेगा, मतलब नंबर तो आपका कम होगा नहीं, बल्कि हो सकता है कुछ बढ़े। यही चीज़ मैंने कॉपी लिखने का एक तरीका बताया था बच्चे, कि बोर्ड एग्जाम में आपके पास कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता, आपको कॉपी लिखना कितना बढ़िया से आता है ये चीज़ मैटर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कमज़ोर रहते हैं और वो पढ़ने में बहुत, यानी बैक बेंचर हैं, और उनका नंबर सबसे बढ़िया आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो किया है, वो किसी टीचर का बढ़िया से देख के गए, वही करके चले आते हैं, उनको बढ़िया नंबर मिल जाता है। तो बच्चे मैंने भी कॉपी लिखने का एक तरीका बताया है ना, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि कॉपी का लेआउट चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हद से ज़्यादा मैटर करती है यार। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी 50% पढ़ाई और 50% कॉपी में लिखने का तरीका, अगर आपने इन दोनों को फॉलो कर लिया तो एग्जाम में तुम तबाही मचा के चले आओगे। बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे, तो ये समझ लो, जैसे मैंने बताया इसमें कि आपको क्या करना है, एक छोटा सा एफर्ट लगाना है, ये बाकियों से तुमको अलग करेगा। इससे होगा क्या सर, क्या इस पे एग्जामिनर हमको नंबर देगा? नहीं बच्चे, इसका जवाब है नहीं। लेकिन एग्जामिनर का एक
आपके ऊपर आइडिया जाएगा कि हाँ ये लड़का पढ़ने में तेज है, आपका इंप्रेशन उसके ऊपर बढ़िया बनेगा कि यार ये बढ़िया, यानी ये सब चीज़ लिखा है तो इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा तो नहीं हो सकता, एक कोई बैक बेंचर यानी कोई जो एकदम से पढ़ने में निठल्ले बच्चे होते हैं ये वो तो नहीं हो सकते, ये पढ़ने में कोई ब्रिलियंट बच्चा होगा। तो इस वजह से एग्जामिनर आपको वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया नंबर देता है, ठीक है। तो वो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करता, क्योंकि अगर इसको पढ़ के चेक किया जाए तो कम से कम 5 मिनट ये लग जाएगा, बट वो 5 मिनट में तो पूरी कॉपी उड़ा देता है चेक करके। 5 मिनट मैंने बहुत बता दिया, 2 से 3 मिनट लेता है कॉपी चेक करने में। तो आपके ये छोटे छोटे बच्चे जो काम है, छोटे छोटे जो एफर्ट है, वो बहुत अच्छा बहुत तगड़ा बच्चे इंप्रेशन बनाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया इंप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ ये हो गया है। नेक्स्ट ए विजिट टू ये जू, क्या है बच्चे, ए विजिट टू ये जू, ये भी बहुत 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 बार आया है, हद से ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है। ए विजिट टू ये जू, आप कहेंगे सर होली दिवाली वाला नहीं लाए है ना, पोल्यूशन वाला नहीं लाए हैं। हाँ पोल्यूशन पढ़ लेना, पोल्यूशन हमेशा ट्रेंड में रहा है। आज आर्टिकल कौन सा पूछा जाता है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जो सबसे ज़्यादा देश की सबसे बड़ी समस्या है ना। तो ये सारी चीज़ें भी, जैसे बच्चे इसके बाद मैं कहूँगा आप एक चीज़ ऑनलाइन क्लास ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया नहीं है बट मे भी आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो आप कहेंगे हाँ सर ऑनलाइन क्लास हमको पढ़ के जाना है, जितना मैं कराऊंगा इसके बाद आपको अपनी तरफ से थोड़ा सरसरी निगाह से बच्चे पढ़ लेना है। ऑनलाइन एजुकेशन एआई क्या पढ़ लेना है बच्चे, एआई भी पढ़ लेना है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। तो ए विजिट टू ये जू, यानी कि अब जू में, जू मतलब चिड़ियाघर पे, विजिट मतलब कोई गया था घूमने, उसके बारे में लिखो। तो इंट्रोडक्शन, ये 4 हेडिंग आते हैं बच्चे, ये क्या है 4 हेडिंग आते हैं एग्जाम में। तो इंट्रोडक्शन, ए जू इज ये प्लेस, यानी जू कोई ऐसी जगह होती है वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले, यानी कि ये कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे विभिन्न विभिन्न तरह के, मतलब अलग अलग तरह के जानवर और पक्षियां रखी जाती हैं, यानी पब्लिक डिस्प्ले के लिए, मतलब पब्लिक के लिए, जनता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए विभिन्न विभिन्न क्या रखे जाते हैं बच्चे, एनिमल्स और बर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए गुड प्लेस टू लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ, यानी कि एक सबसे बढ़िया जगह है हमें अगर जंगली जानवरों के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो ये एक बेस्ट प्लेस होता है, सबसे बढ़िया जगह। तो आप कहेंगे सर एक ए जू इज ए प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, मतलब रखे जाते हैं किसके लिए, फॉर पब्लिक डिस्प्ले या पब्लिक विजुअल्स, लिख दिया तैयार, हाँ सर तैयार। इट इज़ द बेस्ट प्लेस, ये सबसे अच्छा प्लेस होता है क्या करने के लिए, टू नो अबाउट द वाइल्ड लाइफ, यानी कि लोगों के बारे में, यानी किसके बारे में, जंगली जानवरों के बारे में जानने के लिए, हाँ सर तैयार। आगे ए विजिट टू ये जो, यानी कि कब हमारा विजिट हुआ, जो जिसको लिखना है मतलब वो बता रहा है कि कब विजिट हुआ, कब गया। लास्ट संडे आई विजिटेड द सिटी, मैं ऐसी सिटी में विजिट किया है ना, सिटी जू, सिटी जू में मतलब शहर के जू में विजिट किया, विथ माय क्लासमेट्स, यानी अपने क्लासमेट के साथ में और टीचर्स के साथ में। तो लिखेंगे लास्ट संडे आई विजिटेड द सिटी जू, यानी शहर के जू में, शहर के चिड़ियाघर में, किसके साथ में, विथ माई क्लासमेट्स एंड टीचर्स, लो बना के लिख दिया इजी लैंग्वेज में। द जू इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट द सिटी, यानी कि सिटी के, यानी कि शहर के बिल्कुल किनारे हिस्से, किनारे वाले हिस्से में, बिल्कुल किनारे जिसको एनसीआर बोलते हैं, उस हिस्से में सिचुएटेड है। वी रीच्ड देयर इन द मॉर्निंग एंड बॉट टिकट्स, हम वहाँ पे मॉर्निंग में गए, वी रीच देयर इन द मॉर्निंग, हम वहाँ मॉर्निंग में पहुँचे, एंड बॉट, और हमने क्या खरीदा, टिकट खरीदा, बस सिंपल पढ़ लिया, दैट्स इट। सीन एट द जू, यानी कि वहाँ पे जू पे क्या सीन था, है ना, चिड़ियाघर में क्या सीन था। तो द जू वॉज फुल ऑफ विजिटर्स, यानी कि जो चिड़ियाघर था वो विजिटर्स से भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था बच्चे, विजिटर्स से भरा हुआ था। वी सॉ मेनी एनिमल्स, हमने बहुत तरह के एनिमल्स देखा, इसमें कुछ भी लाइक जिराफ, लायंस, टाइगर्स, है ना, उसके बाद बियर्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, फटाफट फटाफट, डियर एंड मंकीज हो गया। कलरफुल बर्ड्स वर फ्लाइंग इन केज, है ना, और जो पिंजड़े होते हैं उसमें कौन, कलरफुल बर्ड्स उड़ रही थी। चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हो गया तैयार, हो गया, बस इतना पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। कॉन्क्लूजन, द विजिट वॉज इंजॉयबल, जो विजिट था वो कैसा था बच्चे, आप कहेंगे सर इंजॉयबल था, यानी कि बहुत आनंदमयी था। एंड एजुकेशनल, और शैक्षिक था, मतलब शिक्षा देने वाला था, मतलब हमको कुछ सिखाने वाला था कि जानवर कैसे होते हैं, कैसे वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं, है ना, वो किस तरह से, किस उनकी फेवरेट चीज़ें क्या होती हैं, ये सब। आई लर्न मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ कर लो बर्ड्स,
ऑलवेज रिमेंबर द विजिट। अच्छा एंड विल, सही है बच्चे, सॉरी, मतलब कह रहा है कि मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। चलिए हो गया, एक बार आप इसको पढ़ो। कितने मिनट का? पढ़ो पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे अर्ली राइजिंग। क्या बच्चे? अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी उठना। बच्चे ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है, पढ़ लीजिएगा। इसमें आप अपनी तरफ से अब आप समझ सकते हैं कि सर वर्ड लिमिट हमें कैसे बढ़ाना है। ये बच्चे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से मेहनत कर लेना कि जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं, इसका शरीर और पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, कॉन्क्लूजन है ना, ये बच्चे आप कर लेना। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस, हाँ बच्चे ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज के क्या महत्व हैं, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। यानी रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन आजकल इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि हम सुबह घूम नहीं पाते, एक्सरसाइज तो बड़ी दूर की बात है ना। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स आवर बॉडी फिट, इट कीप्स आवर बॉडी फिट मतलब ये हमारे बॉडी को बच्चे फिट रखता है। क्या रखता है? फिट रखता है। एंड हेल्प अस लिव ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, और हमें हमारी मदद करता है हमें एक अनुशासित जीवन जीने के लिए। हमें क्या करता है बच्चे? ये हेल्प करता है। ठीक है, तो सिंपल सा, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, लो बना के लिख दिया है ना, या फॉर हेल्थी लाइफ, क्या दिक्कत है। इट कीप्स आवर बॉडी फिट, ये हमारी बॉडी को फिट करता है, और टीच, और हमें सिखाता है, एंड हेल्प अस, ये टीच हमें सिखाता है या मदद करता है क्या करने के लिए? टू लिव ये डिसिप्लिन्ड लाइफ है। तैयार? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, ये बच्चे हेडिंग आपको दिया रहेगा। हमारी बॉडी को ये क्या रखता है बच्चे? एक्टिव रखता है, टेंशन फ्री रखता है और हैप्पी रखता है पूरा दिन। ऑल डे लॉन्ग मतलब क्या होता है? पूरा दिन। ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, टेंशन फ्री रखता है, और उसके बाद में क्या रखता है? खुश रखता है। अगर आप सुबह ये जिम करें या फिर एक्सरसाइज करें तो इससे आप देखिए आप पूरे दिन बहुत डिलाइटेड लगेंगे, बहुत एकदम काम है ना, चेयरफुल बिल्कुल लगेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, यानी हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है और एनर्जेटिक रखता है, ऊर्जावान बिल्कुल रखता है। क्या रखता है बच्चे? बिल्कुल ऊर्जावान। ठीक। इट रिमूव्स टायर्डनेस, मतलब ये थकावट को दूर करता है। कहेंगे सर इसको करने से तो थकावट आती है, नहीं, शुरुआत में आएगी 2-4 दिन, उसके बाद फिर कॉमन हो जाएगा आपके लिए। एंड मेक्स अस फील फ्रेश, और हमें बिल्कुल तरोताजगी वाला महसूस कराता है। रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूसेस, यानी कि ये घटाता है। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है बच्चे? घटाता है। क्या घटाता है? टेंशन को घटाता है, ये रिड्यूस करता है। एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मतलब टेंशन को कम करता है। एंड कीप्स अस हैप्पी थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन ये हमें खुश रखता है। एक बार इसको देख लो बच्चे, एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, हो गया। फिर है इट रिमूव्स टायर्डनेस, यानी कि ये टायर्डनेस को, थकावट को रिमूव करता है। और मेक्स अस फील हैप्पी, और हमें फील हैप्पी या फील फ्रेश। रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूसेस, रेगुलर एक्सरसाइज क्या घटाता है बच्चे? टेंशन को घटाता है, स्ट्रेस को घटाता है, और उसके बाद में हमें पूरा दिन हैप्पी रखता है, मतलब पूरा दिन खुश रखता है। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं बच्चे तो ये हमारे स्टडीज़ पे भी हमारा ध्यान ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा केंद्रित कराता है। तो एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, क्या बच्चे? ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्तचाप को ये क्या करता है बच्चे? बढ़िया से एक्टिव बनाता है, यानी उसकी क्षमता को बढ़ाता है। एंड शार्पेंस द माइंड, और माइंड को शार्प बनाता है, यानी माइंड को तेज बनाता है। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना बच्चे आपके मतलब कह सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर को 10x बढ़ा सकता है, 10x बढ़ा सकता है। अगर आप रेगुलर 4-5-6 साल करते रहे या पूरी लाइफ करते रहे तो 10x बढ़ा सकता है। इस वजह से ये करना बहुत जरूरी है। ठीक। स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज डेली कैन कंसंट्रेट बेटर ऑन देयर स्टडीज, यानी ये देखो क्या लिखा है? एक्सरसाइज डेली, मतलब ऐसे बच्चे जो डेली एक्सरसाइज करें। स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज डेली, यानी जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। कैन कंसंट्रेट बेटर, मतलब वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई में, वो बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स, ये आल्सो मतलब ये इम्प्रूव करता है क्या बच्चे? हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है और लर्निंग पावर को भी इम्प्रूव करता है। बाबा मेरे कहते थे है ना, जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो मेरे बाबा कहते थे कि बेटा सुबह अगर तुम पढ़ोगे तो सुबह की पढ़ी हुई चीज़ें नहीं भूलोगे। ये आपके घर वाले भी कहते हैं, है ना। लेकिन सुबह ये नहीं कि नींद से उठा, बैठे आधे नींद में पढ़ रहे हैं और तुम्हें याद हो रहा है।
ये बहुत खराब चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ने से चीज़ें याद होती, मैं कहता हूँ नहीं, जब तक आप फ्रेश नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं है, आधी नींद में ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। तुम बताओ, यहाँ दिन में तुम बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हो, अब आधी नींद में बैठ के क्या तुमको पढ़ाई हो पाएगी? आप कहेंगे नो सर, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो आपको ढंग से पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करना पड़ेगा, है ना। मतलब नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और अगर सुबह नींद आए तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नींद में आपको चीज़ें याद नहीं हो सकती, ये बात कंफर्म है। ठीक है, चलिए, हो गया कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल, मतलब आवश्यक है किसके लिए बच्चे? गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब कि शारीरिक, है ना, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है। एवरीवन शुड डू सम एक्सरसाइज डेली, यानी हर किसी को चाहे थोड़ा ही बट एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो, रिवाइज करो बच्चे। इसके बाद है हमारा लास्ट स्लाइड, ठीक है, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से तैयार कर लेना बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब कहेंगे सर आप याद क्यों नहीं करा रहे? अरे बच्चे, मैंने कहा पढ़ना है, बस सिंपल सा पढ़ना है, और तुम वहाँ पे बना के खुद लिख ले जाओगे। क्योंकि अगर मैं तुम्हें 10-11 एकदम रटा दूं, कुछ नया आ जाए, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे भाई? उस चीज़ के लिए तो मुझे तुम्हें तैयार करना है कि अगर हेडिंग आ जाए तो हमें इस तरीके से अपनी तरफ से लिखना होता है ना, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में बच्चे, यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी भी हो सकता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी भी हो सकता है। अब ये लाइब्रेरी को मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आजकल लाइब्रेरी बहुत ट्रेंड में है। आजकल हर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाला बच्चा, इवन बोर्ड्स की भी तैयारी करने वाला बच्चा बैच खरीद के लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए इसका भी आना पॉसिबल है, किसी ना किसी सेट में आएगा। ठीक है बच्चे, तो लाइब्रेरी के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है? ए लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन ये स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल के बारे में लिखा गया है, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में है ना। अब पब्लिक लाइब्रेरी भी है, तो चीज़ें लगभग कंटेंट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत बदलाव होगा बस। तो ए लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन ये स्कूल, मतलब एक स्कूल में लाइब्रेरी का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, यानी कि ये हेल्प करता है बच्चों को प्राप्त करने में, नॉलेज प्राप्त करने में, और उसके बाद डेवलप करता है उनकी रीडिंग हैबिट को, क्या करता है बच्चे? डेवलप करता है। मतलब हमको लाइब्रेरी में वेरियस काइंड ऑफ बुक्स हमें अवेलेबल होती है हमें पढ़ने के लिए, तो हम अपने सिलेबस के अलावा हम और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं लाइब्रेरी में। तो ए लाइब्रेरी इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ए स्कूल। ठीक है, ऐसे पढ़ो। नेक्स्ट, द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के बारे में पूछा गया है, तो कहा गया माई स्कूल लाइब्रेरी इज ए बिग एंड वेल वेलेंटेटेड रूम। ठीक है, इट इज नीट क्लीन एंड क्वाइट। रूम के बारे में लिख देना है, रूम मान लो आ गया हेडिंग। अब तुम्हें जरूरी है कि मैंने जो लिखा वही लिखो, आप कह दो इट्स रूम आर वेरी बिग, बहुत बड़ा है ना, एंड वेरी क्लीन, उसके बाद में वेरी काम, है ना, देयर आर मेनी विंडोज, है ना, और फिर द रूम इज एरी, है ना। तो ऐसे बना के रूम के बारे में, रूम को पकड़ लिया, रूम के बारे में, बिल्डिंग के बारे में लिख सकते हैं, डबल स्टोरेड बिल्डिंग, 3 स्टोरेड बिल्डिंग, बस सिंपल है। देयर आर प्रॉपर टेबल्स, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सेल्फ्स हैं, मतलब अलमारियां हैं, सिंपल हो गया, बस अपने लैंग्वेज में लिख दो इसको, है ना। ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही छाप के आना, ये तुम्हारे आइडिया के लिए। नेक्स्ट है बच्चे, बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, और सभी किताबों के लिए लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल होता है। तो द लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, यानी लाइब्रेरी में बच्चे किताबें हैं, किसके लिए? फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट्स के लिए वेरियस काइंड ऑफ बुक्स हैं बच्चे, लाइक इंग्लिश, हिंदी, साइंस, और उसके बाद में मैथ्स, है ना, एंड सोशल साइंस, जीके, और भी कुछ चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स, तमाम सारी चीज़ें। देयर आर क्या है बच्चे? स्टोरी बुक्स हैं, मैगजीन्स मतलब पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, एंड रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। हो गया, क्या दिक्कत है? बना के लिख दिया, सब्जेक्ट के बारे में लिख दो, रूम के बारे में लिख दो, तैयार। यूजफुलनेस, और इसकी क्या उपयोगिता है? तो द लाइब्रेरी हेल्प अस इन स्टडीज़, स्टडीज़ में मदद करता है,
और इंक्रीज मतलब बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बच्चे? जनरल नॉलेज, हमारे सामान्य ज्ञान को, मतलब हमारे सिलेबस से हटके भी हमको बच्चे नॉलेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इट टीच अस डिसिप्लिन, हमें अनुशासन सिखाता है। एंड द हैबिट ऑफ रीडिंग, मतलब सेल्फ रीडिंग को ये हमारे डेवलप करता है। स्कूल में बैठते हैं तो हमें कहते हैं ना, एक को एजुकेशन अभी पढ़ा था कि सबके साथ में बैठ के पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हमको क्या करता है कि हम ग्रुप स्टडी सीखते हैं, बट लाइब्रेरी में होता है कि हम अकेले आराम से शांति से बैठ के चीज़ें पढ़ सकते हैं और लोगों से हटके भी हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल, पढ़ लिया, देख लो एक बार, देखो एक बार। देखो भाई, देखो देखो देखो। हो गया। चलिए, अब बच्चे ये तो मैंने लगभग आपको 9 आर्टिकल करा दिए जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको देख के जाना है। जैसे मैंने एक बार आपको करा दिया, आपने सारा देख लिया। अब आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लो मैं पीडीएफ, अगर आप मेरे ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको पीडीएफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस सिंपल सा। और एक एक बार सरसरी निगाह से आप इसको देखते चले जाइएगा। एग्जाम से पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब में इतना टफ लैंग्वेज यूज होता है जिसकी कोई हद नहीं। और बिल्कुल मैं हलवा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हूँ, तो बच्चे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब बच्चे ये तो मैंने पढ़ा दिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करा के मैंने करा दिया, लेकिन बच्चे मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपका आता है राइटिंग स्किल में। किस में आता है बच्चे? राइटिंग स्किल में, यानी राइटिंग के टॉपिक में आता है। तो एग्जामिनर अब क्या करता है कि आपके राइटिंग स्किल को चेक करता है कि बच्चा कितना बढ़िया से चीज़ों को लिख सकता है। तो इसलिए अब वो बदल बदल के, यानी पहले वाला जमाना गया, 2022 के पहले यानी कोरोना टाइम के पहले क्या होता था ना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता था, बार बार पोल्यूशन, और उसके बाद में बार बार दिवाली, माय बेस्ट फ्रेंड, माय आइडियल टीचर, बेस्ट फ्रेंड, ये सब इतना आता था जिसकी कोई हद नहीं। अगर बच्चे माय बेस्ट फ्रेंड या आइडियल टीचर पढ़ के चले जाएं, पक्का आ जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बच्चे 2022 के बाद एग्जामिनर समझदार हो चुका है, यानी पहले बुढ़े एग्जामिनर होते थे जो पेपर बनाने वाले, लेकिन आजकल हम जैसे यंग लोग, यानी ये नहीं कि मेरी उम्र के ही, मतलब थोड़े और सीनियर टाइप के, है ना, वो लोग आ चुके हैं। और वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे ये रिपीटेड चीज़ें पढ़ के आते हैं, तो इस वजह से वो आपके राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए नए नए आर्टिकल हमेशा बनाता है। जैसे मैंने तो पढ़ा दिया और स्टार्टिंग में इतना करा दिया कि भाई आपको इतना पढ़ के जाना है, जैसे आपके स्कूल का टीचर भी आपको 2-3 बताया होगा, है ना, तो वो आपको पढ़ के जाना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नया भी आ सकता है, वीडियो में मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ, नया भी आ सकता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चा, गारंटी है, क्योंकि अगर गारंटी ना लेता तो फिर आप रुकते नहीं वीडियो में। तो इतना पढ़ना जरूरी है, हद से ज़्यादा जरूरी है। और मैं कहता हूँ नया भी आ सकता है, तो नए के लिए भी तैयार होकर जाना है कि हम बस बिल्कुल बेसिक ग्रामर का यूज़ करें, बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा जो आप ना जानते हो। जैसे लाइब्रेरी के बारे में आ गया, हेडिंग दिया है तो भाई एक हेडिंग पे 15-20 वर्ड लिखने में कौन सा तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जैसे जो मैंने यूज़ किया है, तो बस ऐसे करके जाना। अच्छा, आप इसके अलावा बच्चे क्या क्या पढ़ लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पढ़ लेना, या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन। एआई के बारे में पढ़ लेना बच्चे। किसके बारे में पढ़ लेना? एआई। अब जैसे कंप्यूटर दे दिया तो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर लगभग ये सब क्या है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी देश में जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, या जो देश में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में, तुम्हें लगे ये चीज़, जैसे मैंने कहा एआई बहुत ट्रेंड में है, हाँ तो ये आ सकता है। सर ऑनलाइन क्लासेस, हाँ सर ये भी ट्रेंड में है। अब मैं कह दिया बच्चे, और देश में समस्या क्या सबसे बड़ी है, उस समस्या पे आ सकता है। जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन तो हमेशा से एक समस्या रही है। हाँ बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है। क्या है बच्चे? अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये मैं नहीं कह रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट आप में ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं कि देश में ये सब समस्याएं हैं। तो क्या पता एग्जामिनर ये जो देश में मेजर कंसर्निंग चीज़ है, यानी सबसे ज़्यादा चिंता वाली विषय है, उन पे उठा के दे दे। या ये ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, एआई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं बताओ, और क्या क्या चीज़ हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए आप एक किसी का ये पढ़ लेना, अभी तो 22 के बाद नहीं आया है, बट मैं कह रहा हूँ कि किसी फ्रेंड या फिर टीचर के बारे में, बेस्ट फ्रेंड। अब इनमें भी हैबिट होगा, ड्रेसिंग सेंस होगा। जैसे फ्रेंड का तैयार किए,
फादर का आ गया या फिर टीचर का आ गया, तो सब में ड्रेसिंग सेंस के बारे में हेडिंग रहेगा, सबकी पर्सनालिटी के बारे में हेडिंग रहेगा, मैनर के बारे में हेडिंग रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, तो सारी चीज़ें सेम रहेगी। बस जहाँ फादर है वहाँ पे फ्रेंड रहेगा, वहाँ पे टीचर रहेगा, ये चीज़ें बदल देनी है। तो बहरहाल ये 2022 के बाद नहीं आया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल है आपके पास, वो जो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, तो आप थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ लेना, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना। ये तो एग्जैक्ट पढ़ के जाना जो मैंने आपको कराया है, 9 आर्टिकल। लेकिन इसके बाद आपको ये कुछ चीज़ें जो देश में ट्रेंड में हैं उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। जैसे लाइब्रेरी के बारे में आया, तुम नहीं तैयार करके गए, 5-6 हेडिंग दे दिया, तो क्या तुम लाइब्रेरी के बारे में बना के नहीं लिख सकते? लाइब्रेरी का सीन क्या होता है, लाइब्रेरी में कैसे लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, ईयरफोन लगा के पढ़ते हैं कि नॉइज ना जाए, डिस्टर्बेंस है ना। और जो रूम होते हैं बिल्कुल कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं कि बाहर का नॉइज अंदर ना आ पाए, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और कंफर्टेबल चेयर्स रखे जाते हैं ताकि बच्चे पूरा दिन भर बैठ के पढ़ सकें। ये सारी चीज़ें तो मैंने मेंशन नहीं की, ये तो आपको अपनी तरफ से लिख पाए तो बच्चे लिख दें। तो इस तरह से मैंने आपको ये आर्टिकल की बच्चे बहुत तगड़ी क्लास दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई गारंटी एकदम से नहीं ले सकता कि यही आएगा। मैं ही नहीं, कोई टीचर नहीं ले सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एनालिसिस करके हर एक टीचर बच्चे बताता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आप इस बात के लिए नाराज नहीं होंगे कि सर आप तो कहते कि बस यही आएगा, पक्का यही आएगा। बच्चे फिर वही बात मैं जो बार बार कहना चाहता हूँ कि एग्जामिनर आज तुम्हारे राइटिंग स्किल को चेक करना चाहता है, एग्जामिनर तुम्हारे राइटिंग स्किल को चेक करना चाहता है, तो इसलिए वो नई नई चीज़ें देगा। यानी अब वो पुराना जमाना गया, रिपीटेड चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। बट ये कुछ आर्टिकल्स हैं बच्चे जो बहुत रिपीट हुए हैं, जैसे कि ये स्मार्टफोन के बारे में, को एजुकेशन के बारे में बच्चे, है ना, ये रहा को एजुकेशन, इसके बारे में, इलेक्शन सीन के बारे में बहुत रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ये उतना ज़्यादा नहीं बच्चे, ये उतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है। ये जितना बता रहा हूँ ये बहुत ढंग से पढ़ के जाना है। ए विजिट टू ये जू बहुत रिपीट हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत रिपीट हुआ है, अर्ली राइजिंग बहुत रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटेड ही मैंने लिए हैं, क्योंकि भाई और मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो आपके स्कूल के टीचर्स आपसे कहते हैं कि बेटा मैं जितना करा दूंगा इसके बाहर नहीं आएगा। ये मेरी पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बस मैंने प्रीवियस ईयर ही एनालिसिस करके कराया है। तो आप कुछ और पढ़ के जाइएगा, या मान लिया जाए पढ़े में से नहीं आया तो जो आपको हेडिंग दिया जाए आप उसमें से 20-20 वर्ड ही लिखिए। आप 40 वर्ड की तरफ ना ध्यान दीजिए, 20 वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, बट वो 20 वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। बच्चे इसको कब लिखना है? आप सबसे लास्ट में लिखना। बाकी और ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बना के लिखना पड़े, सबसे लास्ट में लिखना। बहुत सोच सोच के लिखना, जहाँ 40 वर्ड लिखना है वहाँ केवल 20 वर्ड लिखना, बट एग्जैक्ट लिखना। ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, क्लास को तैयार किया होगा। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चे, रिवाइज कर लेना चैनल को इसको टॉपिक को रिवाइज कर लेना बच्चे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चे मैं इतना ज़बरदस्त कंटेंट हाई स्कूल के बच्चों के लिए लेके आता रहा हूँ, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ, कम से कम 2-4 दोस्त को तो ये वीडियो आप शेयर कर ही दिया करिए, ताकि उसका भी भला हो जाए, आपका भी हो जाए और आपके भाई का भी हो जाए, है ना। क्योंकि बच्चे आप समझ सकते हैं कि हमारा और आपका सफ़र बस चंद दिनों का है। यानी आज जब ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज तारीख है 16 तारीख है बच्चे, आज 16 डेट, यानी कि 16 फरवरी। आपको 23 फरवरी को ही पेपर देना है। तो 23 फरवरी के बाद मुझे पता है कि आप हमारे चैनल से अभी कुछ दिन के लिए पढ़ना बंद कर दोगे, फिर 12th में आप मुझे मिलोगे, मुझे पता है, क्योंकि 11th में तो आप फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्करों में पड़ जाओगे। तो अभी तक का मैंने नहीं कहा, लेकिन अब हमारे विदाई का समय आ रहा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप बच्चे अपना सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक दिन समय ऐसा आएगा कि मुझे सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आज मैं दिल से बता रहा हूँ बच्चे, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये बिल्कुल आखिरी समय है, और बच्चे हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि आखिरी समय में अपना साथ जरूर देना, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपका बड़ा भाई इतना ईमानदारी से अभी तक का पढ़ाते आया है। नए चैनल पे लोग पढ़ाते कम है, 20% पढ़ाएंगे, 40% चिल्लाएंगे कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मेरे किसी भी वीडियो में जाके आप देख लेना, नहीं मिलेगा बच्चे, नहीं मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं, क्योंकि आज तक मैं नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है अब हमारे आपके विदाई का समय है। ठीक है, फेयरवेल का समय है ना। तो इस वजह से बच्चे हमें आपके सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। फिर अगर आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे लगे कि हमें सर से ज़रूरत है, बच्चे ये तो है, ये नहीं कि तुम 10th के बाद कहीं जा रहे हो, तुम्हें 11th में भी तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस है, 12th में भी है। बट मेरे कहने का मतलब, आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद हो सकता है कुछ आराम करो, मोबाइल फ़ोन ना देखो, यूट्यूब ना देखो, वीडियोज़ को ना देखो, तो तब तक बच्चे हो सकता है आपका भाई ग्रो कर जाए। तो आपको इस स्टेज पे हमारे
हमारा सपोर्ट हर हाल में करना पड़ेगा। आशा करता हूँ बच्चे आपको ये बात मेरी बुरी नहीं लगेगी और आप सपोर्ट अपने बड़े भाई का ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चे एंजॉय करिए और भरोसा रखिए, अगर किस्मत साथ दी है ना, किस्मत साथ दी तो आपका इसी में से आ जाएगा, और नहीं साथ देता है तो भी कोई बात नहीं, 6 नंबर का आता है। और इस बार नियम निकला है कि अगर आप लिखते हैं तो आपको 6 में से 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गलत भी लिखते हैं तो भी 3 नंबर मिलेगा, मतलब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और अगर आपने थोड़ा बढ़िया लिख दिया तो 4-5 तो जाना है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। जय हिंद और सपोर्ट बनाए रखें।